हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। तो दोस्तों वेलकम है आप सबका इस फर्स्ट लेक्चर में फ्री क्रैश कोर्स जी मेन 2022 के इस सेशन में यार। और सबसे पहला जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। एंड एज यू नो गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है ना, क्वेश्चन पूछे जाने के साथ साथ इसके क्वेश्चंस हम इजीली अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट क्लियर है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो सारे कंसेप्ट में डिस्कस करने वाला हूं, इन शॉर्ट आपको बताने वाला हूं कि किस कैटेगरी के मैक्सिमम क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं और आप उनको सॉल्व करके आ सकते हो यार। तो वैसे भी मैंने आपको बोला था कि यार हम वही टॉपिक्स पहले कवर करेंगे जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे भी बढ़िया पॉइंट ये है कि उसमें से हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करने वाले हैं यार। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपने अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो टाइम कम है यार, है ना, टाइम कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट डिलीवरी आपको जानी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपने 2-3 क्वेश्चंस बढ़िया से सॉल्व करने जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और एटलीस्ट उस कैटेगरी के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाए। ओके, कोशिश मेरी यही रहेगी जिससे कि आपको कम से कम टाइम में भी बेटर कंसेप्ट के साथ चीजें मिले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले। तो यार देखो तरीका सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो मैं चाहता हूं कि बिल्कुल मटेरियल वैसे जाए जैसे आप चाहते हो और आपका जो कम टाइम में जो एक प्रोसेस होता है ना, थिंकिंग प्रोसेस, वो डेवलप हो जाए और आप अच्छे से क्वेश्चंस को क्रैक कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनेमिक्स, ओके, तो हम फोकस करने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, तो ये माना गया है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टडी करते हैं बेसिकली वो जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आपके पास यहाँ पे बनते हैं ड्यू टू द वेरिएबल्स, है ना, पी वी एंड टी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, मैक्रो लेवल स्टडी यहाँ पे की जाती है उन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की। इन थर्मोडायनेमिक्स उसमें क्या क्या चेंज हो रहे हैं इसकी स्टडी हम करते हैं। वो चेंज होने से क्या चीज वहां पे क्रिएट हो रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह यहाँ पे क्रिएट होती है, वेलोसिटीज क्रिएट होती है उसकी वजह से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वी जस्ट स्टडी अबाउट दीज वेरिएबल्स एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ओके, तो यार ये बात हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो इसमें जो मैंने आपने सिखाना है, मैंने आपको सिखाना है इसमें कि आप जल्दी से इस टॉपिक की बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके पास बन जाए और आप क्वेश्चंस एटलीस्ट कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो व्हाट इज दैट, आप सबसे पहले दोस्तों फोकस करेंगे यहाँ पे कि जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो है क्या, बस उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, बस एक फंडामेंटल जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मजा आ जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। तो 3 वेरिएबल्स आपके पास होते हैं, P, देन सेकंड वन इज व्हाट, V, थर्ड वन इज व्हाट, ऑब्वियसली T। इसलिए आप बोलते हैं मैक्रो लेवल पे जो स्टडी की जाती है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स माने जाते हैं, उसी को थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में काउंट किया जाएगा। सो दीज आर द 3 वेरिएबल्स गाइस। ओके, तो यार एक प्रेशर है और एक वॉल्यूम है, एक टेम्परेचर है। अगर इन तीनों में से आप किसी एक को कांस्टेंट करते हो, जैसे आप इसको कांस्टेंट करते हो, आप सबको पता है इसका नाम आइसोबैरिक प्रोसेस। ओके, दिस इज योर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये बन जाता है यार आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना। तो इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, इन ऑल दिस 3 प्रोसेस के बारे में इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन दे देंगे, कंप्लीटली इसको सीखेंगे, ग्राफ बनाना एक बार सीख लेंगे तो मजा आ जाएगा, क्वेश्चंस आराम से होने लगेंगे। ठीक है, दूसरा यार आपके पास है वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हो दोस्तों तो इसको नाम दिया गया ऑब्वियसली आइसोकोरिक, दिस इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, एंड अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हो गाइस तो ये बन जाता है आपका आइसोथर्मल। सिंपली दिस इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि यार अगर P, V, T में से तीनों में से कोई भी कांस्टेंट ना हो, है ना, समझना, तीनों में से कोई भी कांस्टेंट ना हो तो इस प्रोसेस को नाम दिया गया दोस्तों एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम इसको दिया गया है। तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से आप एक बार इन प्रोसेस को ही समझ लो, मजा आ जाने वाला है, क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे फिर। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में आपने एक चीज और सुनी होगी, इसमें जो हीट का एक्सचेंज होता है, यानी चेंज ऑफ हीट होती है, वो हमेशा क्या रहती है, जीरो। मींस यू कैन से हीट हमेशा क्या रहती है,
कांस्टेंट। ओके, ये तो आप सब जानते हो यार, बट दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जब इनमें से एक भी वेरिएबल कांस्टेंट ना हो, सब वेरिएबल ही हो, सब चेंज हो रहे हो, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो अब हम यहाँ पे बात करने वाले इंडिविजुअल, प्रेशर कांस्टेंट है तो भाई क्या होएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो भाई क्या होएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यार इनकी ग्राफ की नॉलेज आप ले लो, मैं बोल रहा हूँ ना, ग्राफिकली क्वेश्चंस आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके मैक्सिमम। तो जो मैं चाहता हूं ना, बिल्कुल अप टू पॉइंट, जो मेन पॉइंट है ना, उसी पे फोकस करें, क्योंकि टाइम कम है ना यार बॉस, है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट है, अच्छा ठीक है। तो यार हमें इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करना होता है। अगर हम इसकी बात करें तो अब आपने इंडिविजुअल प्रोसेस के सारे कंसेप्ट देखने हैं, उन पे फोकस करना है कि मैं क्या क्या पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, तो मजा आ जाएगा। बस एक बार आप ग्राफ को समझ लो यार, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, उसकी बैकबोन को समझो आगे कॉन्सेप्ट है ना, तो मजा आ जाता है। फिर क्वेश्चंस डेफिनेटली यू कैन सॉल्व विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम। ओके, तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं व्हाट इज दैट, ऑब्वियसली आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है यार, आइसोबारिक प्रोसेस। सबसे पहले आप इस पे फोकस करो, ठीक है। तो इसके बारे में कितना कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हो, बना सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन लिख दो, तो बस इतनी ही तो मेहनत करनी है यार। आइसोबारिक प्रोसेस है, इंडिकेटर डायग्राम बनाओ दोस्तों। इंडिकेटर डायग्राम बनाने का मतलब होता है गाइस पीवी डायग्राम। यू हैव टू ड्रॉ व्हाट इज दैट, पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम, यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर हमने y एक्सिस पे रखा है, वॉल्यूम हमने x एक्सिस पे रखा है। ओके कूल, चूंकि ये आइसोबारिक है, इट मींस यहाँ पे प्रेशर क्या बनना चाहिए, कांस्टेंट। तो हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, प्रेशर को अगर कांस्टेंट रखना, तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुम्हें ज्यादा चीजों की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का बॉस, कैसे पहचानना है, इसलिए मैं सिखा रहा हूं इसको आपको, ठीक है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे इस पूरे पीवी डायग्राम में जो प्रेशर वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, समझ गए होंगे, प्रेशर वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, तो वो प्रोसेस हमें प्रेशर कांस्टेंट देगा। मतलब अगर मैं कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये लाइन देखो आप, ये पीछे एक्सटेंड करने से इस वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, और यही इसको पहचान करने का एक बेस्ट तरीका है कम टाइम में। ओके, तो आप देख सकते हो यार, इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा यार, लेट्स सी पी नॉट है, वो इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा, कांस्टेंट हो गया ना प्रेशर, इसके हर पॉइंट का प्रेशर कांस्टेंट है। दैट्स व्हाई हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है। अगर ये इधर को जा रहा है तो इधर से इधर जाने का मतलब क्या होता है, देखो जब ये यहां पे था तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा बिल्कुल ओरिजिन के पास, लेट्स से V1। जब ये इस पॉइंट पे होगा तो वॉल्यूम है लेट्स से कितना, V2। तो यार ओरिजिन के पास का वॉल्यूम कम है और ओरिजिन से दूर का वॉल्यूम ज्यादा है, मींस इस साइड में जाने से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है दोस्तों, देख लो आप, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों पे प्रेशर क्या है, सेम। मतलब वॉल्यूम का इंक्रीज करना, अगर V इंक्रीज करे तो एक्सपेंशन है। ये कौन सा केस है, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है, बस मजा आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं आपको, टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये एक्सपेंशन है। तो अगर एरो लग रहा है इधर से लेफ्ट टू राइट, एक्सपेंशन हो रहा होगा बॉस। अगर एरो लग रहा है इधर से, मतलब वो पी एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो देखो ये इधर को आ रहा है, तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा इधर आने पे, क्योंकि इधर ओरिजिन की तरफ जा रहे हो आप। तो इधर को जाने पे मतलब ये किसका केस है, कॉम्प्रेशन। ओके, दिस इज द केस ऑफ कॉम्प्रेशन, और उसमें वॉल्यूम डिक्रीज करता है बॉस, ठीक है, यही याद रखना है। तो मजा आने वाला है यार आपको, बस इतने छोटे छोटे पॉइंट अगर आप याद रखोगे ना, मैं बता रहा हूं हर टाइप का क्वेश्चन आईआईटी हम सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, तो यार आपने देखा ये एक ऐसा प्रोसेस है, आपने पहचाना आइसोबारिक प्रोसेस को डिजाइन करना है, तो यू जस्ट ड्रॉ द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर एक्सिस। जिसका भी प्रोसेस बनाना है आपने, कांस्टेंट करना है, उसी में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। बस इनका याद रखना है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ओके, ये तो हो गया इसके बारे में बातें, आप ध्यान से देखो यार। ओके, आइसोबारिक प्रोसेस है। अच्छा, इसी में मैं वो सारी बातें यहाँ पे करूंगा जो जरूरत है ना, तड़का भी तो लगाना है यार, मतलब सारे कंसेप्ट यहीं से देख लेते हैं। तो यार आइसोबारिक प्रोसेस पे अगर हीट सप्लाइड की बात की जाए, हीट कितनी सप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है, हीट सप्लाई की बात की जाए तो जो हीट सप्लाई करते हैं हम लोग टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, वो होती है दोस्तों एन, आपको पता है ms डेल्टा टी, सबने सुना है बॉस, सबने। बस इतनी छोटी छोटी बातें आप याद रखो, एक एक प्रोसेस को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आएंगे तो पक्का कर लेंगे, ठीक है। तो यार मैंने बोला Q इक्वल टू ms डेल्टा टी, आप सबको बताया, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो nc डेल्टा टी, तो मोल्स के टर्म्स में आप लिख सकते हो, where c is the specific heat, this is your specific heat guys। एंड चूंकि प्रोसेस कांस्टेंट
प्रेशर कांस्टेंट है तो Cp यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो दैट हीट इज एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, तो NCP डेल्टा T लिखा जा सकता है ना यार, आप चेक कर सकते हो, है ना। और ये जो Cp है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये Cp के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं आपको, जितनी इंफॉर्मेशन की यहाँ रिक्वायरमेंट है बस उतनी छोटी छोटी चीजें आप एक ही चीज में देख लो, है ना। सारी ओवरऑल नॉलेज हमें यहीं से मिल जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है बॉस, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ओके, व्हाट इज दैट? अगर दोस्तों किसी को Cp याद है इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो यू कैन रिमेंबर, आप इसको लिख सकते हो गामा R ओवर गामा माइनस 1। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ओके, अगर आपने ये याद नहीं रखना है ना, थोड़ा टिपिकल लग रहा है, बट आपको रखना चाहिए कि इसको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेईई में। ओके, डायरेक्ट आ जाते हैं इस पे क्वेश्चंस। तो आपको क्या याद रखना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको। आप Cv याद रखो, और Cv होती है दोस्तों FR/2, ठीक है, FR/2। बस यही ब्रह्मास्त्र है। दो फॉर्मूले मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं जो ब्रह्मास्त्र है, इसमें सारे प्रोसेस में हम यूज करेंगे। ये Cv का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, यू नो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोस्तों होने वाला है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि मैंने V लिखा है। तो डील कैसे करना है वो भी तो सीखना है ना यार, चूंकि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट थी कांस्टेंट प्रेशर पे, पर एक्चुअली Cp भी तो निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हें Cp की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता तो क्या करोगे, यहां से करना है। देख Cv ये आ गया। अब आपको पता है मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। दिस इज योर मेयर्स फॉर्मूला, बचपन से पढ़ रहे हो यार, ठीक है। तो Cp यहां से आप निकाल सकते हो क्या, R प्लस Cv। चेक करो तो यार Cp नहीं आ जाएगा, देखो यहां से Cp आप निकाल सकते हो, R प्लस Cv की वैल्यू ये रही FR/2, मतलब Cp यू कैन राइट, R कॉमन ले लो, 1 प्लस F/2। ये और भी इजी है आपके लिए, ये और भी इजी रहेगा क्योंकि इसमें F है, और F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कमॉन गाइस, F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी F क्या आपके पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे गामा के बजाय, तो बहुत आसान होने वाला है। क्योंकि अगर वो गैस मोनो एटॉमिक हुई तो बॉस 3, अगर डाई एटॉमिक हुई तो बॉस 5, और मोनो डाई की ही जनरली वो बात करेगा, अरे ट्राई की बहुत ही कम रेयर बात करेगा। तो हमें इन दो पे ही फोकस करना है, अदरवाइज वो भी कर लेंगे हम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितनी, 3, डायएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। इतना याद रखो यार, यहां पे पुट कर लो, डायरेक्ट Cv आ जाएगा, डायरेक्ट Cp आ जाएगा। अगर गलती से उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, रीडिंग बहुत क्लियरली होनी चाहिए हमारी, थोड़ा सा टाइम रीडिंग में ले लो चलेगा। ओके, कि मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा है या डायएटॉमिक गैस की बात कर रहा है यार। अगर मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहा है, देखो यहां पे आप 3 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3R/2। R तो आपको पता है ना गैस कांस्टेंट है, और अगर ये 3R/2 आ रहा है यार, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ओके, Cp आ जाएगा 3, आप पुट करोगे तो यहाँ पे आओगे 5/2R। ओके, मतलब आप सिंपली निकाल सकते हो, बस ये देखो, यानी ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है। अगर ये याद है तो ये आप निकाल के फटाक से वहां पे जल्दी से सॉल्यूशन कर लेंगे। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ये आपने याद रख लेना है भाई, बहुत मजा आने वाला है। फिर अब आप देख सकते हो मैं बात कर रहा हूं आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यार इसके बारे में कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, ये सबके लिए वैलिड है, ये तो हर प्रोसेस में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया क्यों कि सर अगर हीट की जरूरत पड़ जाए इस प्रोसेस पे तो NCP डेल्टा T यूज करेंगे, और Cp की वैल्यू अननोन होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसका रास्ता ये है। इतनी बातें तो याद रख ही सकते हो यार एक इंडिविजुअल प्रोसेस के बारे में, तो कोई टेंशन नहीं है। ये तो रही हीट की बात। ओके, अच्छा सर हीट की बात, यस डेफिनेटली। तो यार सर ये ना आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर ना कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा भाई, वर्क डन इन आइसोबैरिक, ऑब्वियसली वर्क डन। तो यार आपको पता है वर्क, कोई भी वर्क आप निकालो, यू कैन कैलकुलेट दैट V1 से V2 P dV, है ना। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, you can use this formula to find any type of work done। कोई भी प्रोसेस हो इसका यूज करेंगे यार, वैल्यू पुट कर दे दो आंसर आता जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे ना। और चूंकि यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है तो आप खुद ही देखो यहाँ पे वर्क कितना आने वाला है, वर्क आपका आ जाएगा P, और dV का इंटीग्रेशन V, लिमिट्स आपके पास है, तो यू कैन राइट V2 माइनस V1। ये हमेशा आपने आइसोबैरिक के केस में यूज करना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट हो चुका है। अच्छा सर अगर टेम्परेचर हुआ तो प्रेशर कांस्टेंट पे टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे करेंगे भाई, PV इक्वल टू nRT, ब्रह्मास्त्र है आपके पास, PV इक्वल टू क्या, nRT। यानी देखो PV2, यानी PV2 की जगह क्या लिखोगे, T2। अगर आपने लिखना है PV1, इसकी जगह क्या लिखोगे यार, nRT1 ऑब्वियसली। तो आपका जो फॉर्मूला है क्या बन जाएगा, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं
तो आपका फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा यार, दैट इज गपलू इक्वल टू गपलू, ओके, पीवी है ना, तो पीवी एन आर बाहर आएगा, आपको पता है T2 माइनस T1, देन यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। छोटे छोटे फॉर्मूले यार, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनके बिहाइंड, क्योंकि ये नॉन होती है वैल्यूज। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में कितनी चीजें आपने याद रखनी, एटलीस्ट इतनी तो याद रखनी है फिलहाल के लिए, जितना हमारे पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग इतने तो याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गामा कैसे निकाले, ओके, सीपी सीवी कैसे निकाले, यही आपके पाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो रास्ता ये मैंने आपको बता दिया, सबके लिए वैलिड करेंगे, यही पे बता दिया, आगे मजा आने वाला है, ठीक है। तो यार आइसोबैरिक प्रोसेस में इतनी चीजें अगर आप पढ़ के जाएंगे फिलहाल, इतना सा नोट्स इसके बारे में पढ़ के जाएंगे फिलहाल, और हर प्रोसेस के बारे में इतनी इतनी पढ़ लेंगे तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस तो हर टाइप के कर देंगे, और सबसे बड़ी हेल्प हमारी कर देगा फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के पास, फिर मैं आपको कंबाइंड से क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं ना यार, 2 ही 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, ओके। आपका मजा आ जाएगा, टाइम भी बचेगा, 2-3 क्वेश्चन से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे डेफिनेटली, ओके गाइस। ओके गाइस, सो यार अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। देखो पहले प्रोसेस में हमने जो टाइम लेना था हमने वो ले लिया है यार, अब ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो सेकंड प्रोसेस की हम बात करते हैं, इजी प्रोसेस, यू नो, जो जिसमें सबसे ज्यादा इजी आपको मिलेगा और सबसे इंफॉर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाली है। तो आपने देखा यार पहला प्रोसेस, नाउ हियर इज द आइसोकोरिक, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो यार अब हम बात करने वाले हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो डेफिनेटली आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम आपका क्या हो गया बॉस, कांस्टेंट। मैं बोल रहा हूँ ना आईटी के अंदर, जी के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए यार, थर्मोडायनामिक्स से बहुत रेयर चांस, बस आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ओके। V इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, अच्छी बात है। तो सबसे पहले तुम्हारा काम मैंने क्या बताया था, जब भी कोई भी प्रोसेस आपने डिफाइन करना हो बॉस, यू हैव टू ड्रॉ द इंडिकेटर डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी पीवी डायग्राम, ओके। सबसे पहले आपने बनाना है पीवी डायग्राम, कूल। तो मैंने आपको बताया था जिस भी प्रोसेस का आपने ग्राफ ड्रॉ करना, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एससी लाइन ड्रॉ करो जो वॉल्यूम वाली एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, भाई उसी को कांस्टेंट बनाना है ना। तो ये V है तो इसी पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, देखो एससी लाइन, ओके। तो इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूं तो देखो वॉल्यूम एक्सिस पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। इट मींस दैट इसके ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट का वॉल्यूम क्या होने वाला है, वो सेम, यू नो, कांस्टेंट। आप देख सकते हो ना यार, ये सारे पॉइंट यहीं पे है, यहाँ पे कोई वॉल्यूम V नोट है तो इस पॉइंट का सबका वॉल्यूम V नोट ही होएगा ना, ऑब्वियसली। अब बात रही यार, अगर एरो ऊपर को जा रहा है, इट मींस दैट नीचे से ऊपर जाने पे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा, तो ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा। और अगर नीचे को एरो लगा है तो इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि आप हाई प्रेशर से लो पे नीचे को आ रहे हो, पर वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, तो देखो ना, बी को आप प्रेशर एक्सिस पे टच करो और ए को आप प्रेशर एक्सिस पे टच करोगे, तो अगर ए से बी की तरफ जा रहे हो तो यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ ज्यादा है, तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा होगा। बट ए और बी दोनों एक ही लाइन पे है और दोनों का वॉल्यूम V नोट के इक्वल ही होने वाला है। तो ये पहचान करने का तरीका हो गया बॉस, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए, पहचान करनी है हमने, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपको किसी प्रोसेस का आपने कांस्टेंट प्रोसेस का आपने ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसी एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, बस ये याद रखना, ओके। और क्या सीख सकते हैं हम इसके बारे में, हीट, ओके। आप देखो, लेट्स सी नाउ गाइस, अगर मुझे इसका वर्क डन निकालना पड़े, लेट्स सी वर्क डन, तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, V1 से V2 PdV, स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो, स्टैंडर्ड है। सो आपको पता है वर्क डन निकालना है मैंने, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया आपका, यार वॉल्यूम कांस्टेंट हो चुका है। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब इसको कन्वर्ट करूंगा तो ये तो वैल्यू जीरो ही नहीं आएगी निकल के, इतना तो मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हो रहा है कांस्टेंट, देयर इज नो वर्क डन एट ऑल, ओके। सो यार अगर वर्क जीरो हो गया, ऑब्वियसली अगर आपको हीट निकालनी पड़े, देख लो आप ध्यान से, हीट, तो हीट निकालनी पड़े तो क्या लिखोगे, NC डेल्टा T, चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट आप फाइंड कर रहे हो तो यहाँ CV लेंगे बॉस, और CV यानी व्हाट इज दैट, दिस इज स्पेसिफिक हीट, अभी बताया था मैंने, एट कांस्टेंट, व्हाट इज दैट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी CV की वैल्यू हमेशा याद रखनी है FR/2। ये बहुत जरूरी है यार, यू नो, यही याद रखना है आपने। और आपको पता है CV निकालना बहुत आसान हो जाएगा, मोनोटोमिक गैस है तो F3 होता है, डायटोमिक गैस है तो F5 होता है, यू कैन यूज दिस वन, ओके। तो बस ये छोटी सी, ये जो रिलेटिविटी हम बना रहे हैं,
एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब इनको कंबाइन करेंगे क्वेश्चंस बन के तैयार हो जाता है ऑब्वियसली, है ना। तो इस तरीके से आपने इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो कंसेप्ट प्रोसेस को सीख लो, मजा आ जाएगा। इतनी चीजें आप इसमें ध्यान रखोगे तो मजा आ जाने वाला है, ठीक है। बाकी वो सारी चीजें आपको याद रखनी है जो भी मैंने आपको बताया था। ओके, अब हम बात करेंगे यार इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट। देखो वर्क डन आपका 0 आ गया, हीट आप यहां से कैलकुलेट कर चुके हो, हीट आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर मैं यूज करूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट, अच्छा मैं समझाऊंगा नहीं, बट आपको पता है फ्लोट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। मींस इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस घपलू। ओके, तो ये जो हीट सप्लाइड है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं तो देखो वर्क डन तो इस प्रोसेस में क्या हो गया 0। तो जो हीट सप्लाइड थी वो कितनी है NCV डेल्टा T इक्वल टू यहाँ बचेगा डेल्टा U। दोस्तों ये एक नया फॉर्मूला आपके पास बनके तैयार हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बस आपको फ्लोट याद रखना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, इसका यूज करना आना चाहिए। किसी भी न्यूमेरिकल में गलती से वो एनर्जी की बात कर रहा है तो समझ जाना वो क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ सॉल्व होगा, एनर्जी का रिलेशन जब भी यूज करेगा, ठीक है। तो यार आप देख सकते हो ये क्या है भाई, ये होती है इंटरनल एनर्जी गाइस। व्हाट इज दैट, इंटरनल एनर्जी, है ना। इनके बारे में थोड़ा सा आप सीख के जाओगे तो मजा आ जाएगा बॉस। दैट इज योर इंटरनल एनर्जी। ओके, सो इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड करती है, देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कांस्टेंट। ओके, सो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज दैट, टेम्परेचर। सो अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट करोगे तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी, मींस उसका जो चेंज है वो दोस्तों 0 हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक चीज और याद रखनी है, फोर साइक्लिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस साइक्लिक है, फोर साइक्लिक प्रोसेस गाइस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपने क्या याद रखना है, इंटरनल एनर्जी का चेंज हमेशा 0 होगा। साइक्लिक का मतलब अगर आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, फिर आप बी गए, फिर आप सी पे गए, सी पे वापस ए पे आ जाते हो, तो सेम पॉइंट पे आप वापस आ गए, इट मींस पॉइंट फंक्शन होता है। ये कौन सा फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। ओके, दिस इज योर पॉइंट फंक्शन। तो जहां से आपने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गए, दोनों पॉइंट की इंटरनल एनर्जी हो जाएगी सेम। ए से गए थे ए पे वापस आ गए, यानी यहाँ पे ए पॉइंट की जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो चेंज है वो हमेशा क्या रहेगा 0। आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब आप समझ सकते हो। तो यार ये साइक्लिक प्रोसेस है, अगर यहां से चला वापस यहाँ पे आ गया तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो उसके लिए भी इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट आप याद रखोगे तो इन्हीं से तो क्वेश्चन सॉल्व होना है यार, इन्हीं से तो क्वेश्चन सॉल्व होना है। एक क्वेश्चन लेंगे हम, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो बॉस ये इसके बारे में याद रखेंगे हम, आइसोकोरिक इतना सफिशिएंट है हमारे लिए कि इतनी चीजें याद रखेंगे। वर्क डन हमेशा 0 होता है, टेंशन नहीं है समझो, ठीक है। ये तो आपने पहले दिमाग में रखना है। दिस इज योर सेकंड प्रोसेस एंड नाउ द थर्ड प्रोसेस इज आइसोथर्मल। रेयर यूज होगा उसका, बहुत कम यूज होता है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना यार, एडियाबैटिक का मोस्ट इंपोर्टेंटली यूज होगा। ओके, तो आपने देखा फ्लोट भी हमने यहाँ पे यूज किया, और ये सारी चीजें तो आपको डेफिनेटली गाइस आनी चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइडियाबैटिक प्रोसेस। ओके दोस्तों, बात करेंगे हम, 2 प्रोसेस हो रहा है, बस जल्दी से उनको सीख लेते हैं यार, फिर क्वेश्चन कर सकते हैं हम। क्वेश्चन तभी करनी है जब कंसेप्ट क्लियर होंगे बॉस। पहले कंसेप्ट सीखो, सारे प्रॉपर कंसेप्ट देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। आई गारंटी आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने बोला है ना, क्रैश कोर्स स्टार्ट करने का रीजन ही यही है यार, आपको पहले कंसेप्ट सिखा दो विद इन शॉर्ट टाइम, और फिर आपको क्वेश्चन उसी कम से कम टाइम में कैसे करना है ये तो मैं सिखा के जाऊंगा डेफिनेटली, बस आप देखते रहो। ओके, तो यार अब मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट प्रोसेस, व्हाट इज दैट, आइसोथर्मल। ओके, मैं अब बात करूंगा आइसोथर्मल की। सो आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्वियसली आपको सबको पता है आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या होने वाला है बॉस, कांस्टेंट। ओ वाओ, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ओके, तो यार सर इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप थीम समझ गए होंगे, मैं बार बार क्या कर रहा हूं, जैसे मैं प्रोसेस लिखता हूं, इंडिकेटर डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यार आप खुद ही देखो ना, टी कांस्टेंट है यार, टी कांस्टेंट है, और पीवी डायग्राम बनाना है, मतलब टी कांस्टेंट है, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करनी पड़ेगी, तो जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाए। क्या सर, टी देखो कांस्टेंट कर दिया, और ये पहले से ही कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड पूरी कांस्टेंट है, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ये पूरा प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया। मतलब यू कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो हियर यू कैन से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। मींस अगर इसको आप y एक्सिस पे बनाओगे और V को आप x एक्सिस पे बनाओगे, याद करो अपना बचपन यार, x की पावर 1 है और ये डिनोमिनेटर में है, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनेगा बॉस। यानी आज के बाद अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम की ग्राफ की बात करोगे उसमें ये कर्व बन रहा होगा, समझ जाना आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, ऑब्वियसली आइसोथर्मल। ओके, तो आप देख सकते हो अगर ये एरो नीचे को लगा तो नीचे को आ रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है, और इधर को जाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ये एक्सपेंशन का केस है। व्हाट इज दैट, दैट इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। लेकिन अगर एरो ऊपर को लग रहा है तो ये
कंप्रेशन का केस है। ओके, ऐसे आप याद रख सकते हो, कंप्रेशन का केस है। इतनी चीजें तो आप याद रख सकते हो ना यार, ये तो रखनी भी पड़ेगी ना बॉस। ओके ओके, सो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। अच्छा सर ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया मेरे पास। वर्क डन क्या होगा यार, ये भी पढ़ रहे हो आप बचपन से, बस मुझे लिखाना पड़ेगा ऑब्वियसली। वर्क डन आप निकाल सकते हो, मैंने बोला ना स्टैंडर्ड तो होता है V1 से V2 PdV, बट जब आप यहाँ पे P की वैल्यू रिप्लेस करोगे NRT ln of V2 over V1, obviously this is your work done. Okay, NR constant, टेम्परेचर भी constant, तो वैरी कौन कर रहा है, वॉल्यूम V1 V2, ln नेचुरल लॉग फंक्शन है, आप सबको पता है। अगर वॉल्यूम्स गिवन है तो ये रिलेशन यूज करना है, वॉल्यूम अगर नहीं गिवन है यार, NRT ln of यू कैन यूज ये V2 by V1 है, PV इक्वल टू NRT से P1 by P2 हो जाएगा। अगर आप रिप्लेस करोगे तो आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। मतलब डिपेंड करेगा लाइक कि क्या गिवन है, इंफॉर्मेशन आप चेक करें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। वॉल्यूम्स है तो इसका यूज करेंगे, प्रेशर है तो बॉस इसका यूज करेंगे ना। ओके, अब ये यार नेचुरल लॉग है, अगर आप इसको लॉग बेस 10 पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो यार ऑब्वियसली आप कर सकते हो 2.303 से मल्टीप्लाई करके, बट हमारे इंजीनियरिंग एग्जाम में मैक्सिमम ये यूज होता है तो हम इसी का यूज करेंगे। ओके, तो ये तो रहा वर्क डन। तो हमने सारी चीज देख ली कि यार इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या चीज हम इसमें कैसे करने वाले हैं, एंड दिस इज योर आइसोथर्मल। इतनी सी इंफॉर्मेशन तो याद रखनी है इसके बारे में, करना ही क्या है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यार ये है मेन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर ग्राफ। इतनी सी भी याद रखेंगे हमारा काम बन जाएगा, टेंशन नहीं है। ठीक है, बस कर्व याद रखना है, पीवी इंडिकेटर डायग्राम, यानी अभी तक जितने भी हमने डायग्राम पढ़े उनमें कर्व केवल इसमें आया है। ओके, सो जो हाइपरबोला इसमें बन रहा है, इसी में बन रहा है, तो समझ आ रही है आइसोथर्मल है। मतलब सर इसका मतलब इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर चेंज होगा, सॉरी सेम होगा। इसके हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होगा, सेम, यानी इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का सबका टेम्परेचर होगा कांस्टेंट बॉस। ओके, कांस्टेंट। बट अगर उसने गलती से ऐसा बनाया है ना, ऐसे समझो आप, ये P है, ये V है, एक ऐसे बनाया, एक ऐसे बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनाया, तो ये वाला 1 है, ये कर्व 2 है। तो आप देख सकते हो कर्व 2, यहाँ पे स्लोप चेक कर सकते हो आप, तो इस वाले का टेम्परेचर ज्यादा होगा और इस वाले का कम हो जाएगा। ओके, तो अब मैं लास्ट प्रोसेस की यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसका यूज मैक्सिमम होता है क्वेश्चंस डिजाइनिंग में। व्हाट इज दैट, एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके गाइस, सो यार अब है हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आपने यहाँ पे देखना है एडियाबैटिक प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अबाउट दिस प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था P, V and T all they are variables, you know, इसमें कांस्टेंट नहीं होते हैं। एंड यू नो गाइस, इसका जो हीट एक्सचेंज है वो भी जीरो होता है, मतलब इस प्रोसेस में हीट हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। ये आप सबको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली अब तो पता ही होगा यार। अब आपने देखा, अच्छा सर ये है, मैंने कहा हाँ ये है, तो मतलब P भी वेरी कर रहा है, V भी वेरी कर रहा है, T भी, यस, इसलिए आप तीन रिलेशन बनेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन रिलेशन, सबसे पहला रिलेशन बनता है P और V के बिटवीन, P और V, यानी P V गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पहला रिलेशन ये याद रखने हैं बॉस। एडियाबैटिक प्रोसेस से कोई भी क्वेश्चन आया तो इन तीन रिलेशन में से बिना यूज किए क्वेश्चंस हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मिसिंग होता है और इनका यूज करना ही पड़ता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा, आपने देखा मैंने प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में बनाया, अब मैं लिखूंगा यू नो वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म्स में, तो ये होगा TV गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तीसरा रिलेशन होगा, अब बचा क्या आपके पास, प्रेशर और टेम्परेचर। सो यार ये होता है T गामा P1 माइनस गामा, ओके, इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। दीज आर द थ्री प्रोसेस, you know, sorry, three relations you have to remember। ये तब यूज होगा जब प्रेशर वॉल्यूम की बात करेगा, जब टेम्परेचर वॉल्यूम की बात करेगा, ये तब यूज होगा जब टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करेगा। तो आसानी से हम इनका यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर रिलेशन बनाना हो, जैसे एक मिसिंग क्वांटिटी है, P1 V1 दे रखा है, V2 भी दे रखा है, P2 निकालना है, तो भाई यही से करेंगे ना, कैसे सर, P1 by P2, ठीक है, इनवर्सली है, तो V2 by V1 और इसकी पावर क्या है, गामा, ये यूज कर सकते हो आप। इससे क्या बनेगा, T1 by T2, इसको आप लिख सकते हो V2 by V1 और इसकी होल पावर क्या है, गामा -1, ये लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, T1 by T2 इक्वल टू P2 by P1 की होल पावर, है ना, गामा से डिवाइड करोगे 1 by गामा -1, आप ये लिख सकते हो। ओके, और आपको पता है गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। कम ऑन गाइस, गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। अच्छा सर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे गामा दे रखा है एडियाबैटिक कांस्टेंट, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है क्या, याद करना बचपन, C
P/CV, और आप सबको पता है Cp की वैल्यू Cv से दोस्तों ज्यादा होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब गामा की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, है ना, एडियाबैटिक प्रोसेस है यहाँ पे। तो गामा अगर नहीं पता होगा तो कैसे निकालेंगे, तो भाई एक फॉर्मूला याद रखना है, 1 + 2/f, ब्रह्मास्त्र है आपके लिए ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। अगर आपको कोई गैस डिफाइंड की गई और आपको गामा नहीं गिवन है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एफ, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता है मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3, डायएटॉमिक गैस के लिए 5, तो यहाँ पे गामा क्या आएगा, देखो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना, 1 + 2/3 यानी 5/3, और डायएटॉमिक गैस के लिए 1 + 2/5 यानी 7/5। और यहीं से आप देख सकते हो यार, ये 5/3 है, ये 7/5 है, मतलब गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज ग्रेटर देन गामा फॉर डायएटॉमिक गैस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोएटॉमिक गैस का गामा डायएटॉमिक गैस से ज्यादा होता है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आईआईटीज में पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे इन बातों का। ये छोटी छोटी बातें, लेकिन मोटी मोटी बातें आपने याद रखनी है, और जितनी छोटी उतनी तो खोटी होती है यार, है कि नहीं। तो ये ऐसे आपने याद रखना है, ये रिलेशंस अगर आप याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। अबाउट द एडियाबैटिक प्रोसेस यू हैव टू रिमेंबर, ओके। एंड व्हाट इज दैट, वर्क डन की बात करो सर, तो वर्क डन तो आपको पता है V1 से V2 जाएगा, PdV होगा यार, ऑब्वियसली P की वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा ना, तो यार निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, दैट इज P2V2 - P1V1 over 1 - गामा। हियर इज द प्रोसेस, ओके। ये है प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में। अगर दोस्तों आपने इसको लिखना है टेम्परेचर के टर्म्स में, अगर प्रेशर वॉल्यूम नहीं दे रखे हैं तो टेम्परेचर के भी होंगे ना यार, तो यार यहां से PV की जगह nRT, तो T यानी nR बाहर आएगा, और यहां बचेगा T2 - T1 डिवाइड में 1 - गामा। बस गामा की वैल्यू पता होनी चाहिए, T1 T2 निकाल लेना। तो अगर T1 T2 में से कोई एक मिसिंग है, तो इन फॉर्मूले में से किसी एक का यूज करके यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। आईआईटीज में क्वेश्चंस आ चुके हैं भाई, ये आप ध्यान रखेंगे, ओके। इसमें क्वेश्चंस आ चुके हैं मेंस वगैरह में, और आप इसका याद रखेंगे बढ़िया से। इतने छोटे से कंसेप्ट है यार, इतना तो एटलीस्ट आप विद इन शॉर्ट टाइम याद रख ही सकते हो, तो मजा आ जाएगा ना भाई। क्वेश्चंस करने में अब मजा आने वाला है। सारे प्रोसेस हमने देख लिए हैं, इतनी रिलेशनशिप अगर आप याद रख के जा रहे हो तो भाई बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन करो, इवन किसी भी टाइप का क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ओके। तो बस मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि यूज क्या करना है, बस थोड़े जो मेन कंसेप्ट है वो आप याद रखें। गामा वगैरह अगर आप भूल जाओ तो आप ये वाला रिलेशन याद रख सकते हो, और ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चंस बनाने के लिए। ये आपको नहीं बोलने, बस ये आपको ये ध्यान रखना है, ओके गाइस। अब मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ यार, और जो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना बच्चों को, लाइक कि ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे पहचाने, यही मैंने आपको सिखाना है। इस टाइप के डायरेक्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप कर सकते हो, ओके। फिर हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन को समझ लेंगे, और जल्दी से फिर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो अब फिर उसके बाद में 2 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपके इस कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सके, ओके। तो यार सबसे पहले मैं आपको बोलूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस है यार, आपको पता ही है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इंडिकेटर डायग्राम बनाना है हमने, पीवी डायग्राम, बेसिकली इंडिकेटर डायग्राम। और आपको यू नो एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में आपको पता ही है पीवी गामा इज इक्वल टू, जो पहला रिलेशन है आपका इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, प्रेशर और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ऑब्वियसली, है ना, और उसकी पावर क्या है, गामा है, ओके, गामा। और आपको पता है गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखो यार, एक कर्व ही बनेगा, क्योंकि पावर इसकी 1 से ज्यादा है तो बनेगा, तो फिर भी कर्व ही ना, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा, आप देख सकते हो, है कि नहीं। तो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यार सर ये प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस ग्राफ है, मैंने बोला हाँ, और आइसोथर्मल में भी यही था। तो पहचानेंगे कैसे भाई, स्लोप से पहचानेंगे, याद रखना हमेशा, नोट करके पॉइंट याद रखना है, वो स्लोप से पहचानना होता है। यानी जो स्लोप होती है ना, स्लोप यू नो, जो आपकी स्लोप बनेगी, यानी टेंजेंट ऑफ थीटा जिसको आप बोलते थे, वो एडियाबैटिक के लिए ज्यादा होती है, और टेंजेंट जो स्लोप होती है वो आइसोथर्मल के लिए कम होती है, मतलब आइसोथर्मल की स्लोप कम होती है, ऑब्वियसली। ऑलवेज रिमेंबर, यू कैन राइट डायरेक्टली स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। इट मींस दैट सर ग्राफ से कैसे पहचानेंगे, अगर ग्राफ आ जाए तो भाई आप ऐसे पहचान सकते हो, ये है प्रेशर और दोस्तों ये है वॉल्यूम। 2 ग्राफ अगर आपको एक साथ दे रखे होंगे गाइस, तो लेट्स सी, एक ग्राफ ये दे दिया, एक ग्राफ ये दे दिया, ये ऐसे जा रहे हैं, लेट्स सी, है ना, ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, तो आप देख सकते हो यार। अब यहाँ पंगा हो जाएगा कि कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ आपका एडियाबैटिक है। तो मैंने बोला जिसकी स्लोप ग्रेटर है, सर कैसे पहचाने भाई, टेंजेंट ड्रॉ करके देख लो, या
इन दोनों ग्राफ में से जो सबसे नीचे है यानी सेकंड वाला ऑब्वियसली एडियाबैटिक होगा, फर्स्ट वाला ऑब्वियसली आइसोथर्मल होगा। ये भी एक पहचान करने का तरीका हो सकता है, यानी जो इनमें से मोर वर्टिकल नजर आ रहा है ना, सीधा होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखो मोर वर्टिकल ये है, ये वाला, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये मोर वर्टिकल, इसकी स्लोप देखो ज्यादा है, इसकी स्लोप कम है ऑब्वियसली। या फिर अगर आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, जो सबसे नीचे है वो एडियाबैटिक है, यानी मोर एडियाबैटिक प्रोसेस में काउंट होगा, उसका गामा उतना ही बढ़ता चला जाता है। यानी सर क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपको प्रोसेस ऐसा दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो सबसे ज्यादा गामा किसका है? इसका है भाई, फोर्थ वाले का गामा सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम। मोर वर्टिकल है ना, देखो ये वर्टिकल लाइन की तरफ होता जा रहा है, तो उसकी स्लोप सबसे ज्यादा हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए अगर दो ग्राफ है तो पक्का एक आइसोथर्मल है, दूसरा पक्का एडियाबैटिक है। और अगर उनका एक्सपेंशन हो रहा है, दोनों नीचे को एक्सपेंड कर रहे हैं, एरो नीचे को रहेगा, देखो इधर को देखो ऐसे, तो ये नीचे वाला वैसा एडियाबैटिक, ऊपर वाला वैसा आइसोथर्मल होगा, याद रखना है बॉस। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट दिस, अगर ये पीवी डायग्राम में एक कर्व यानी ग्राफ आपको और दे रखा है, भाई टेंशन नहीं है, देखो कैसे, लेट्स सी ऐसे दे दिया है ग्राफ, ठीक है, तो ये एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे, एक ऐसे। सो व्हिच वन इज मोर वर्टिकल नाउ? अब ये ऊपर को जा रहा है, एक्सपेंशन की बजाय इसमें कंप्रेशन हो रहा है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है देखो, ये इस तरीके से, ये ज्यादा वर्टिकल है इसके कंपैरेटिवली, आप देख सकते हो। तो यहां पे इस बार ये एडियाबैटिक हो जाएगा और ये आइसोथर्मल हो जाएगा। तो जब भी कभी कंप्रेशन हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा हो प्रेशर की तरफ, तो ऊपर वाला एडियाबैटिक होता है, नीचे वाला आइसोथर्मल होता है। इसमें जस्ट रिवर्स है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, ऊपर वाला आइसोथर्मल, नीचे वाला एडियाबैटिक। फिलहाल के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, तो इजी है ना प्रोसेस समझना यार, ओके। तो ये भी जरूरी था आपके लिए पहचान करना। एक चीज तो मैंने आपको ये बता दी थी, ओके, जो बहुत 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 जरूरी है हमारे लिए, जिससे कि जब हमारे पास दो एक जैसे कर्व बनेंगे तो समझ आ रहा है, एक तो आइसोथर्मल होगा, एक एडियाबैटिक होगा, कौन क्या होगा ये आपको आगे होगा। अब यार जो फ्लोट होता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बस इसका यूज करना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो इसी से पास होगा, है ना, यहीं से गुजरेगा। तो Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्क डन, और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया गाइस। हीट का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, mc डेल्टा T। इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होती है। वर्क डन हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय कैलकुलेटिंग एरिया, ठीक है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। अगर आपको दोस्तों पीवी ग्राफ दे रखा है तो आप उसका एरिया निकाल सकते हो, और एरिया निकालने आपको सबको आता है, जो भी शेप वो बना रहा हो उसका एरिया निकाल लेना, एंड दैट एरिया विल गिव अस वर्क डन। याद रखना बॉस, वर्क डन, यानी एरिया कैलकुलेट करके आप पीवी डायग्राम से एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, अदर डायग्राम से नहीं बॉस। तो यू कैन कैलकुलेट डायरेक्ट द वर्क डन, अदरवाइज यू हैव टू यूज द प्रोसेस, यूज फॉर्मूला। और फॉर्मूला कब यूज करोगे? अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगा, प्रोसेस पहचानो, उसी पर्टिकुलर प्रोसेस का फॉर्मूला यूज करो, वर्क डन निकाल सकते हो। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बस एक लास्ट जो मैंने आपको नहीं बताया था, बाय एरिया मेथड। तो एरिया यार बहुत इजी है आपके पास यार। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, लेट्स सी ये पीवी डायग्राम है, लेट्स सी ये पीवी, और मैंने एक लाइन ड्रॉप की है ऐसे, ठीक है, ऐसे जा रही थी वो, समझ रहे हो आप, ऐसे जा रही थी। तो वो यहां से स्टार्ट कर रही है, ए से और बी तक जा रही है, तो ए से यहां पे ज्वाइन करो, बी से यहां पे ज्वाइन, इस लाइन के अंदर ये जितना भी एरिया है ये कैलकुलेट कर लो। अब ये आपको आना चाहिए यार, मैथ वाले हो यार, वो टेंशन नहीं है। इस लाइन के अंदर जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया आपको वर्क देने वाला है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये वर्क देने वाला है। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द वर्क डन, ओके। अगर ग्राफिकली क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं तो पीवी डायग्राम में यूज करें। सर अगर पीवी डायग्राम नहीं हुआ, अदर हुआ, पीटी हो गया, तो भाई इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन निकालेंगे फिर, ओके, इंडिविजुअल। अगर एनर्जी की बात कर रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बताऊंगा ना कैसे करना है, ओके। अगर सर कंप्लीट ग्राफ हुआ तो क्या करेंगे भाई? कंप्लीट ग्राफ हुआ तो नो प्रॉब्लम एट ऑल यार, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स सी आपको ऐसे दे दिया, ठीक है, ए से बी, बी से सी, समथिंग लाइक दैट। तो इस पूरे का कर्व निकालो, क्योंकि क्लोज्ड यानी साइक्लिक प्रोसेस है। ये देखो साइक्लिक नहीं है, ए से गया बी पे गया वापस ए पे थोड़ा ही आ रहा है, ये साइक्लिक है, ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इस पूरे का एरिया आप निकाल सकते हो, इसको रेक्टेंगल में मान लेना ना यार, उससे निकाल लेना। और साइक्लिक प्रोसेस है चूंकि ये, ओके। तो अगर इसमें साइक्लिक क्लॉकवाइज, आप देख सकते हो प्रोसेस कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज प्रोसेस अगर हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव लेना है बॉस। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो फिर वर्क डन हमेशा नेगेटिव लेना है, जब यहाँ पे प्रेशर होगा और यहाँ पे वॉल्यूम होगा। ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपने याद रखनी है साइन कन्वेंशन से रिलेटेड। क्लॉकवाइज प्रोसेस है, वर्क डन पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज वर्क डन नेगेटिव,
है ना, वो पता ही चल जाएगा ना, एक्सपेंशन में पॉजिटिव आएगा, कंप्रेशन में नेगेटिव आएगा। ओके, अगर उसने कोऑर्डिनेट चेंज किया, यहाँ पे V किया, यहाँ पे P किया, तो इसका रिवर्स कर देना ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो यार इसका साइन भी याद रखना है, मतलब क्लॉकवाइज के लिए कैसा वर्क डन, पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज के लिए कैसा वर्क डन, क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ओके, तो इसके लिए कैसा वर्क डन, नेगेटिव। सिमिलरली हीट, अगर दोस्तों हीट सप्लाई की गई है तो हीट का जो साइन हो गया वो कैसा होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि हीट दे रहे हो यार, हम खाना खाते हैं, हीट मिलती है ना, एनर्जी मिल रही है, टेम्परेचर बढ़ेगा उससे, ठीक है। हीट अगर रिजेक्ट की जा रही है, मतलब लॉस हो रहा है एनर्जी का, मतलब नेगेटिव। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला हीट रिजेक्ट की जाती है ना, रिजेक्ट के लिए हमेशा नेगेटिव साइन यूज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, मजा आ जाएगा। यू हैव टू यूज प्रॉपर साइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वर्क डन, ओके। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, क्लॉकवाइज का मतलब अगर आपसे ये पूछा गया वर्क डन ऑन द गैस, है ना, वर्क डन ऑन द गैस, इट मींस वो नेगेटिव होगा, यानी ऑन द गैस, अगर गैस पे वर्क डन हो रहा है तो भी नेगेटिव होगा। अगर बाय द गैस बोला है दोस्तों, बाय, आपको दिख रहा होगा, बाय द गैस अगर बोला है तो उसका वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ले रहा है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपने याद रखने हैं। मतलब क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन बाय द गैस, एंटी क्लॉकवाइज मतलब वर्क डन ऑन द गैस। ये याद रख लेना यार बॉस, मजा आ जाएगा, क्योंकि साइन कन्वेंशन यहाँ पे बहुत जरूरी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए इतने पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए। पहले कॉन्सेप्ट सीखो, फिर क्वेश्चन करो, उनको अप्लाई करो, है ना। ब्रूस ली ने बोला है ना बॉस, जो आप सीख रहे हो, जो आपने सीखना है उसको तुरंत अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो आपको मजा आ जाएगा, आपको फील होगा कि आपने क्या सीखा है आज और वो सही है या नहीं है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अब हम न्यूमेरिकल लेंगे और उसको फोड़ेंगे पकड़ के, ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बस आपने ध्यान से देखना है, छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो आपने याद रखनी है गाइस। ओके ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया यार, आप देख लो जल्दी से, हियर इज द क्वेश्चन, और रीड करो बढ़िया तरीके से यार। जितने भी कॉन्सेप्ट आपने अभी तक सीखे वो सारे अप्लाई करने हैं हमने, और एक ही क्वेश्चन से। खास बात यह है कि एक ही क्वेश्चन, जितना भी कुछ आपने पढ़ा ना, 4 प्रोसेस पढ़े ना, वो चारों के चारों यू कैन अप्लाई, और यही इस क्वेश्चन की खास बात है। और आपने क्या करना है, आपका टाइम भी बचेगा इसी टाइप के क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करके, क्योंकि आपने जो सीखा है अकॉर्डिंग टू ब्रूस ली एज वेल, जो सीखा है उसको अप्लाई करो। ओके, एक्शन को रिएक्शन में बदल दो। ओके, तो यार ये अप्लाई करना बहुत जरूरी है, और देखेंगे हम कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और बढ़िया तरीके से आपने ऑब्जर्वेशन करनी है गाइस। ओके, लेट्स सी। तो यार क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन फॉर G2H प्रोसेस। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो, G2H, फिर G2E, फिर F2H, फिर F2G। तो सबसे पहले देखो G2H कहां पे है, तो भाई ये रहा, देखो G से H तक जाना है, यानी G से H तक केवल ये है H पॉइंट, आप देख सकते हो। ये पूरी लाइन को अगर आप ध्यान से देखो, इतनी लाइन का आपने वर्डन निकालना है इस प्रोसेस का। तो ये कौन सा प्रोसेस है, तो मैंने आपको बताया है, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो। अगर ये प्रेशर वाली लाइन पे आप देखो परपेंडिकुलरली ड्रॉप है, मैंने पहले ही लिखा है, तो इट मींस ये तो भाई प्रेशर कांस्टेंट की लाइन है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये पहचानना है, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क डन पूछ रहा है। तो यार अगर इंडिविजुअल प्रोसेस का वो वर्क डन पूछ रहा है, देन हाउ यू कैन कैलकुलेट इट, यू कैन कैलकुलेट दैट इज G2H। ओके, यू जस्ट अप्लाई। देखो यहां पे आपको वॉल्यूम कुछ पता होना चाहिए, और इस पॉइंट पे वॉल्यूम कुछ पता होना चाहिए, ये वाला वॉल्यूम पता होगा। देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है P0, तो भाई फॉर्मूला होता था P V2 माइनस V1, यानी फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम, इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम। तो हाउ यू कैन राइट इट, यू कैन राइट P तो दे रखा है आपको P0। ओके, अब आपको चाहिए V2, यानी इस पॉइंट पे वॉल्यूम, यानी VH, यानी VH क्योंकि फाइनल पॉइंट है, और स्टार्ट आपने किया G से, यानी VG। तो यहाँ पे आप लिखोगे VG। नाउ यू कैन सी गाइस। ओके, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ द मिसिंग क्वांटिटी इज व्हाट, H पॉइंट पे वॉल्यूम और G पॉइंट पे वॉल्यूम, दोनों ही नहीं पता यार, तो कोई टेंशन नहीं, आप आराम से ग्राफ को तो देखो यार। अगर आपको इस पॉइंट पे वॉल्यूम चाहिए तो आप इस प्रोसेस को देखो, F से G, ये वाला प्रोसेस देखो, आप एरो लगाया क्लियरली। उत्तरी, इसका मतलब सर यहाँ पे 2 कर्व है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, दोनों नीचे को आ रहे हैं, दोनों में एरो लगाया, और मैंने अभी अभी बताया था आपको, यूज करो कॉन्सेप्ट। ऊपर वाला कर्व हमेशा आइसोथर्मल होगा, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट का कर्व है, और ये वाला हमेशा एडियाबैटिक होगा, ये मैंने अभी बताया था। देखो इसमें यूज हो गया ना कॉन्सेप्ट, और इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, तो आपने देखा यार F से G जा रहा है, और हमने पहचान लिया कि 2 कर्व है और दोनों नीचे को आ रहे हैं, मतलब ऊपर वाला आइसोथर्मल होगा, नीचे वाला डेफिनेटली एडियाबैटिक होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी यूज करो ना, तो PV इक्वल टू कांस्टेंट होता है, आपको पता है। यानी अगर F पॉइंट को मैं पहला पॉइंट ले लूं, F को P1 V1,
तो फिर दूसरा क्या होगा, P2V2 कहां से चल रहा है ग्राफ, F से G तक, क्योंकि G पे वॉल्यूम चाहिए, तो ये भी तो कांस्टेंट होगा बॉस। इस प्रॉपर्टी का यूज करो यहाँ पे। तो सर क्या करेंगे, इक्वल करो P1V1 इक्वल टू P2V2। तो इसको आपने 1 माना है, प्रेशर कितना है इस पॉइंट पे, देखो 32 P0, वॉल्यूम कितना है इस पॉइंट पे, देखो यहाँ पे V0, देखो ना वॉल्यूम वाले एक्सिस पे इसको ज्वाइन करो, दिस इज V0, एंड यहाँ पे प्रेशर कितना है G पे, ये रहा P0, और वॉल्यूम तो निकालना है V2 का मतलब ये VG, P0 से P0 कैंसिल, तो VG कितना आ गया दोस्तों, 32 V0। नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, यानी जो मिसिंग डेटा था वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया, मतलब एक ही क्वेश्चन आपको सब सिखा के जाने वाला है, तो टेंशन ही नहीं है ना। तो आपने देखा यार, वाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो तो P0 इंटू VH आया आपका H, ओ H मिसिंग है, मतलब ये आ चुका है, तो VH माइनस VG आ गया 32 V0। ओके, अभी और कहानी बाकी है यार, है ना, और कहानी बाकी है, पर मजा आएगा ना, बस एक ही क्वेश्चन से सारे कन्वर्ट सीखने को मिल रहे हैं, है ना। अब हम बात करेंगे H पे, तो हमें ये प्रोसेस पहचानना पड़ेगा ये कौन सा है। तो हमने देखा है तो एडियाबैटिक होता है बॉस, एक्सपेंशन का केस है, नीचे वाला हमेशा एडियाबैटिक, तो यार एडियाबैटिक वाला फॉर्मूला यूज कर लो, यानी F से G, है ना, सॉरी F से H वाले में आप यूज करो। तो आपको मैंने अभी बताया था, इस प्रोसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं, इस प्रोसेस में, इस वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं, तो PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं ना, मतलब यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला P1 ओवर P2 इक्वल टू V2 ओवर V1, और इसकी पावर क्या है दोस्तों, गामा। यू जस्ट पुट द वैल्यू, देखो इनिशियल पॉइंट पे ये रहा प्रेशर, फाइनल पॉइंट पे इस वाले पे ये रहा, यहाँ इस पॉइंट पे प्रेशर तो सेम ही नहीं रहेगा, दैट इज P0, यानी यहां से प्रेशर कम होके नीचे को आ रहा है, और इस पॉइंट के अगर प्रेशर करो, इस लाइन में प्रेशर P0 है, तो ये भी बताया, ये भी बताया। V2 वॉल्यूम चाहिए मैं, V2 का काम कौन करेगा, ये V2 का काम कर रहा है, ठीक है। फिर V1 कितना है सर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, F पे कितना वॉल्यूम है, दैट इज V0। तो भाई यहां से आप वैल्यू पुट करो और वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। देखो P1 है 32 P0 ओवर P2 है कितना, दिस इज P0 इक्वल टू V2 कितना निकालना है VH, और V0 इनिशियल है, और गामा, ओ रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल गया, मोनो एटॉमिक गैस है ये, और जब दोस्तों ये मोनो एटॉमिक गैस होती है तो उसको गामा क्या 5/3, सो फॉर मोनो एटॉमिक गैस गामा इज 5/3। अभी पढ़ा था ना, देखो सब कुछ यूज हो रहा है, इतनी सी भी बातें आप पढ़ के जाओगे ना भाई, पक्का क्वेश्चन होंगे यार आपसे, आप कौन बोल रहा है आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ओके, अब इसको यहाँ से कैलकुलेट करो, देखो मैथमेटिक्स की इतनी सी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो VH यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों 8 टाइम्स ऑफ P0, आप सॉल्व कर लो, सॉरी दिस इज V0, है ना, 8 टाइम्स आएगा ये, मतलब H पॉइंट का जो वॉल्यूम आएगा यहाँ पे वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल वॉल्यूम आएगा V0, क्योंकि V0 F से स्टार्ट हुआ यहाँ पे है, ये दिख रहा है आपको, आप निकाल सकते हो यार, कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे पुट करो तो ये आएगा P0, और VH कितना आया 8 V0 minus 32 V0, now you can write minus 24 V0, यानी और बाहर है P0, यानी वर्क डन आपका आ गया G2H प्रोसेस में वर्क डन आ गया -24 P0 V0। नाउ यू कैन सी दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब ये क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा रहा हूं कि सॉल्व करना है फटाक से, नहीं, इस क्वेश्चन के थ्रू सारे कंसेप्ट अप्लाई करने हैं और सीखने हैं। 1 घंटा लगेगा चलेगा, बट सीख के जाओ, बढ़िया से सीख के जाओ कि अप्लाई कैसे, सॉल्व करने में तो फटाक से नहीं कर लेंगे, है ना, तो उसकी टेंशन नहीं है, तुम्हें सिखाना है ना, मैंने तुम्हें सिखाना है ना, मैंने अपने लिए सॉल्व नहीं करना है, आपके लिए सॉल्व करना है, आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल पॉइंट। तो पहला प्रोसेस का वर्क डन आपका हो चुका है, जब प्रोसेस था G2H, अब हमें चाहिए G2E। तो ध्यान से देखो, G से स्टार्ट किया E तक गए, वो तेरी सेम, यानी G से स्टार्ट करो E तक जाओ, ये तो सेम आइसोबैरिक ही नहीं है। अच्छा आइसोबैरिक ऐसा है, यस, तो क्या यूज करूंगा, P फाइनल, G से चल के जा रहे हो E, तो E का वॉल्यूम माइनस G का वॉल्यूम, तो कितना है भाई यहाँ पे आप चेक करो कितना है, प्रेशर तो सेम ही नहीं है, P0 भाई, फाइनल वॉल्यूम पता है E पॉइंट पे कितना है, E पे V है, V0 माइनस VG कितना है सर, निकाल चुके हैं VG कितना आता है 32 V0, तो यार दिख रहा है आपको आंसर कितना आ गया P0। ओके, दिस इज यू कैन राइट -31 P0 V0। मैच कराओ यार, टेंशन नहीं है। तो इस प्रोसेस का वर्क डन भी आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया है, क्योंकि सेम ही लाइन है ना, सेम ही प्रोसेस है। अब हम बात करेंगे F2, ये क्लियर है ना बॉस, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट। ओके, अब F2H जाते हैं।
F2H कहाँ पे है? F यहाँ से स्टार्ट हुआ, H ये है, तो भाई ये वाला प्रोसेस है, देखो ये वाला ब्लू वाला प्रोसेस है, और ये तो एडियाबैटिक हमने पहले ही पहचान कर रखा है। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो पहले प्रोसेस समझना है कौन सा है, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। यस, अभी यही तो कह रहा हूं। तो सबसे पहले आपने ये यूज करना है यहाँ पे, यानी इस प्रोसेस के लिए आप क्या यूज करोगे, देखो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि क्लियर है ना ये एडियाबैटिक है और वॉल्यूम्स गिवन है। तो याद करो FH प्रोसेस के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, P2V2 माइनस P1 V1 ओवर 1 माइनस ऑब्वियसली गामा, यही यूज करूंगा। मैंने आपको बताया था एडियाबैटिक प्रोसेस का यही फॉर्मूला होता है। तो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, यू जस्ट पुट द वैल्यूज और यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये वर्क डन आपके पास बनने वाला है F2H। तो यार ये आएगा P2 मतलब यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां पे जा रहा है, यहां पे प्रेशर कितना P नॉट, ओके, इनटू V2 कितना है भाई, यहाँ पे V2 आप निकाल चुके थे 8V नॉट माइनस, ओके, इनिशियल क्या है भाई P1 यहां से स्टार्ट किया तो ये रहा 32P नॉट इनटू उसका वॉल्यूम है ऑब्वियसली V नॉट और डिवाइड में 1 माइनस गामा, और गामा क्या है मोनोटोनिक गैस π/3। You can solve the problem and you will get the final answer। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे कितना वाला 8 है and this is what 32, तो माइनस का 24P नॉट V नॉट मिल रहा है। अब चेक करो जरा, और नीचे क्या मिल रहा है सर 3, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 2/3 मिल रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो यार ये बनेगा 3 इंटू, और 2 से ये कैंसिल कर सकते हो आप, ठीक है, 2 से कैंसिल कर सकते हो तो कितना आएगा, दिस इज 12, तो 12P नॉट V नॉट माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 36P नॉट V नॉट। हियर वी गो, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो सब कुछ अप्लाई हो रहा है, आप आराम से सीखो, बस आप आराम से देखो, इस क्वेश्चंस के थ्रू पूरा ये चैप्टर आप फिनिश कर सकते हो इस क्वेश्चन के थ्रू। ओके, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो यार ये क्लियर हो गया। लास्ट आपके बचा है F2G। कम ऑन यार, उड़ा दो यार, कम ऑन, आप कर सकते हो इसको। F2G कौन सा है, सबसे पहला F2G, और आपको बताए तो कर्व है, एक कर्व नीचे तो नीचे एडियाबैटिक, ऊपर आइसोथर्मल। तो यार इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या यूज करूंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन। व्हाट इज दैट, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन NR बोलो T ln of V2/V1। चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर नहीं गिवन है, तो टेम्परेचर नहीं गिवन है तो इसकी जगह आप रिप्लेस करते हो nRT। PV इक्वल टू nRT होता है, तो PV इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। सो वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस इज P1V1 ln of V2/V1। पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द फाइनल आंसर। P1 इज व्हाट, इनिशियल प्रेशर कितना है यहाँ पे 32P नॉट, V नॉट इनिशियल वॉल्यूम इनटू ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, फाइनल वॉल्यूम यहाँ से आ रहा है मेरा, तो दैट इज 32V नॉट, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था बॉस, दैट इज V नॉट। ओके, ये कैंसिल, तो ये आ गया 32P नॉट V नॉट ln ऑफ दैट इज 32। ln 32 का आप कैंसिल कर सकते हो, आई मीन सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आप देख सकते हो आंसर क्या आएगा। तो हियर यू कैन राइट, इसको आपने सॉल्व करना है, तो यार सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो जब मैं वर्क डन निकालूंगा F से G का फाइनली, तो ये आ रहा है 32। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ओके, P नोट हो गया बॉस। इससे आगे वैसे आप कर सकते हो मैथमेटिक्स वाले बॉस, तो इसको लिख सकते हो ln ऑफ 2 raised to power 5, 5 आगे आएगा, तो 32 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5 to 10 16 P नॉट V नॉट ln of 2, this is final answer। Okay, no need to put the value of ln of 2, क्योंकि आंसर ऑप्शंस जो बनाए गए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। So here we go, these are the concept एंड सारे प्रोसेस आपने देख लिए, सारे प्रोसेस आपने समझ लिए यार, बढ़िया क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए देखो सारे लगभग कॉन्सेप्ट इसमें हमने यूज कर लिए यार। तो दिस इज वेरी अमेजिंग प्रॉब्लम, और आपने इसको बढ़िया से सीखना है, एक बार समझना है, दोबारा से वीडियो देखनी है, बढ़िया से देखनी है, आराम से देखनी है। कोई दिक्कत आती है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम डिस्कस करेंगे, मिलकर करेंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए है। आप चेक कर सकते हो यार, बढ़िया क्वेश्चन था, और इसमें कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। इसी के थ्रू मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लूंगा, बट नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आप जरूर देखना। पार्ट 2 में चूंकि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने के लिए थे, उसके साथ एक क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस किया। पार्ट 2 में सब कुछ मिलेगा आपको, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस वहां पे हम करेंगे, और उसी क्वेश्चंस के थ्रू ही अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके, अप्लाई कैसे करना है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।